बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौक़िफ़ आया है कि बानी पीटीआई की सेहत और जेल में ना होने से मुतालिक जो खबरें हैं वो बेबुनियाद है। बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया कि बानी पीटीआई ने कहा है कि जो भी मामलात हैं इनको कौमी असम्बली और सेनेट इजलास बुलाया जाए, वहाँ पर इनको सॉर्ट आउट किया जाए। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महंगाई की शरह कम हुई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बानी पीटीआई की जानिब से आज कहा गया है जो भी तमाम मामलात हैं उनको पार्लियामेंट में उठाया जाए। पार्लियामेंट में उठाया जाए, जो एक अचानक जो अरूज पे तलखियाँ चली गई थी वो ज़रा थोड़ी सी उनमें कमी आई है और हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि इन तलखियों में कमी आए, सियासी तलखियों में जी। और उसमें जो है वो अब यानी मामलात बहुत आगे निकल गए थे, बहुत ज़्यादा बुराई की तरफ चले गए थे और अपने वो काफ़ी ज़ख्म छोड़ गए पीछे और सब पे तमाम मुल्क हिला हुआ था। तो वो तलखियाँ कम हुई हैं, मुलाकात हुई, मेरी वकला से उनकी बात भी हुई, वो मुतमईन थे बिल्कुल। खान साहब माशाल्लाह काफ़ी फिट हैं, मतलब फिट हैं काम। मैं उनके वो क्लास से हट के आपको एक बात बता रहा हूँ कि वो मतलब वो काफ़ी यानी आप इस तरह समझें कि वो एक्सरसाइज दिन में जो उनकी मसरूफियात के बारे में मैंने चेक किया तो वो एक तो ये कि लंबा खूब नींद पूरी करते हैं, 8 घंटे वो सोते हैं और फिर उसमें कुछ 6 से 7 घंटे वो एक्सरसाइज उनकी होती है और फिर बाकी जो वक्त है वो उसमें किताबें पढ़ते हैं और जो भी वॉक वगैरह। तो वो उनकी जो वो प्राइम मिनिस्टर थे तो एक दफ़ा उन्होंने ये भी कहा था मीडिया के सामने कि यार मैं बैठा रहता हूँ, मेरा तो वेट वगैरह भी ज़्यादा हो गया, एक्सरसाइज नहीं कर पाता ये वो बिल्कुल सेहत वगैरह उनकी ठीक है। लेकिन केसेस और ये मामला तो सियासी उलझने और ये सारा क्या, ये सारा जो ये अपनी जगह पे और जो क़यादत के अंदर इख्तलाफात और वो सारे, लेकिन मैं सिर्फ उनकी सेहत के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो सियासी तलखियाँ कम हुई हैं। ये जो सिस्टम है जो कोलैप्स हो चुका है मुकम्मल तौर पे और मुल्क को कोई डिलीवर कुछ नहीं कर पा रहा, इसमें अब आगे कैसे चलना है और पॉलिटिकल पार्टियां इसमें क्या रोल प्ले करती हैं वो देखना है। तो आपको पिछले 24 घंटों में कुछ इस अरेंजमेंट में संजीदा लोग हैं, काफ़ी अच्छे संजीदा सियासतदान, कुछ जो है उनको ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना फ्यूल ऑन द फायर का शौक़ था, तो वो ज़रा उनको मेरे ख्याल से वो भी खामोशी इख्तियार करें या की है उन्होंने शायद, तो बेहतर है। और जो संजीदा लोग हैं वो आगे आए ताकि जो इधर से जो संजीदा, यहाँ पर भी गैर संजीदा लोगों की कमी नहीं है, इधर अपना तहरीक इंसाफ में भी, लेकिन ये है कि इधर से भी और उधर से भी संजीदा लोग आते हैं और मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं। तो और क्या चीज़ चाहिए, दोनों तरफ मौजूद हैं ऐसे लोग जो चाहते हैं कि तलखियाँ बढ़ें और लड़ाई हो और झगड़ा। मैं बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ कि वो गैर संजीदगी दोनों तरफ से संजीदा लोग आगे बढ़ें और बढ़ेंगे तो फिर मामला हल होंगे। ये देखें ना, ये जो कुरम वाला वाक़या है, इसमें ज़ाहिर है पॉलिटिकल मुल्क में इतना बड़ा टर्मोइल यहाँ पे जो वाक़यात पेश आए हैं इस्लामाबाद के अंदर, उसमें ये कहना कि जो उधर तवज्जो नहीं है, वो भाई इधर सुकून होता तो उधर तवज्जो जाती ना। उधर बहुत बड़ा जो है वो एक क्राइसिस मौजूद है, लेकिन इधर का रौला रप्पा ख़त्म होता है। एक कैपिटल दारुल हुकूमत के अंदर एक मसला खड़ा हुआ है, तो लोग उस वक्त सारे पाकिस्तान के लोग जो हैं, ये दुनिया वो तो पारा चिनार तो एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा हसास हो, लेकिन ये तो मैनमेड क्राइसिस है, वो भी मैनमेड है, उसकी हसासियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ इतनी हसासियत नहीं थी, ये तो सियासी था, इसको हल कर लेते बैठ के। वहाँ उसकी सेंसिटिविटी, उसको कहते हैं हैंडल विद केयर बहुत ज़्यादा, कि उधर क्या
सिचुएशन डेवलप है और कब से डेवलप है और कैसे उसको हैंडल करना है। और कल भी मैंने बात की थी कि उलमाए कराम उसमें आगे आके, और जो उलमा बने हुए हैं उनको साइड पे, कई लोग बीच में फितना भी तो फैलाते हैं ना, तो वो एक इशू ऐसा है जो बड़ा उसको हैंडल विद केयर करने की जरूरत है। हो जाएगा इंशाल्लाह। पेचीदगियां बहुत बढ़ गई हैं और हमारे जो अकाबरीन हैं, मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त उनकी कितनी तवज्जो दुनिया और ख़ित्ते के मामलात पे, सकिन लगता है कुछ हमारी शख्सियत सकिन हो गए इंटरनल पॉलिटिक्स में। वो जितनी जल्दी यहाँ स्टेबिलिटी लाएंगे और देखेंगे कि आसपास और आगे पीछे और उसकी सेंसिटिविटी में, और कई तो होता है ना, अब यहाँ पर कंज्यूम हो गए ना, यहाँ इतना कुछ हो रहा है, वो 2-2.5 साल तक। मैंने उस दिन भी बताया था, लंबी है लंबा सबका, फिर कमेटी, फिर दूसरी फोर्स बनेगी, चौथी फोर्स बनेगी, बचाओ। रियल इश्यूज हैं वो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। हार्डकोर टेररिज्म का दोबारा उठ जाना, फिर ये कुरम के वाक़यात, फिर सोशल अनरेस्ट का होना, फिर एक स्टेबिलिटी ना होना, पॉलिटिकल टर्मोइल होना। ये पॉलिटिकल टर्मोइल तो नहीं हल होगा ना जब तक ये असेंबली का क्या शक्ल बनेगी। अभी हमें अदालतों का ही नहीं पता, वो आईनी है, कौन सी आईनी है, क्या है वो, मतलब एक क्राइसिस है जिससे निकलना है हम सब ने। और उसमें मईशत जो है वो कांस्टेंट एक फैक्टर है। तो ये देखते हैं। अभी तो ये तलखी ख़त्म हुई है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि तलखियाँ कम हुई हैं आज। अच्छा, इसमें जो मैं कह रहा हूँ ना, खत्ते के अंदर ये एक तमाशा बना हुआ है ना, तो इसको अब ज़रा थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है। जो मतलब डिस्प्यूटेड इलेक्शंस थे, डिस्प्यूट खुद इन्होंने कहा था डिस्प्यूटेड इलेक्शंस, बहरहाल जो भी था, जैसे भी अब आगे बढ़ना है, लेकिन ये कि बहरहाल वो उसमें असल जो मामला हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। ये जो 3-4 बातें, मैं 24 घंटे में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि आदमी सोचता है कि ये नॉर्मल दुनिया जो थी ना सर्द जंग में, ये वो हालात नहीं है। 3-4 ऐसे अनहोने वाक़यात हुए। पहले तो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन का ज़रा जिक्र करें। आखिरी उनके, ज़ाहिर है कि अब 20 जनवरी बहुत दूर नहीं है। सुबह 11 बजे उन्होंने इक़्तिदार सौंपना है नौमुंतखब सदर इलेक्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से जो FBI के सरबराह हैं, काश पटेल, जिनकी अनाउंसमेंट हुई है, काश पटेल और जो अटॉर्नी जनरल ने, उनको देख के बाइडेन ने अपनी तमाम जो तकारीर और असूल और बातें और ये और ऐसे वैसे, मैं नहीं करूँगा, मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूँगा, मैं किसी सूरत ऐसा नहीं होने दूंगा, उन्होंने अपने साहबजादे हंटर बाइडेन, 54 साल के हैं वो, हंटर बाइडेन, इनके इकलौते बेटे हैं, उनको उन्होंने सदारती माफ़ी दे दी है। टोटल जो है वो अपने जो आइन के तहत उनके इख्तियारात थे। इससे पहले वो हमेशा कहते रहे कि मेरे ख़ानदान का कोई भी आदमी हो, किसी सूरत भी मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा, माफ़ी ये शिक इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये जो हंटर बाइडेन है, उनके साहबजादे 54 साल, प्रेसिडेंट बाइडेन की ज़ाती ज़िंदगी और इनकी जो फैमिली हिस्ट्री है वो बड़ी पेनफुल है। ये जो है, ये हंटर बाइडेन जो हैं, ये नेला हंटर के साहबजादे हैं। नेला हंटर जो हैं वो प्रेसिडेंट बाइडेन की पहली बीवी थी और 1971 में वो क्रिसमस से चंद रोज पहले बाइडेन जो है वो सेनेटर पहली दफ़ा मुंतखब हुए थे, तो उनकी बीवी जो है वो क्रिसमस की शॉपिंग करने निकली थी। ये 17-18 दिसंबर, बिल्कुल क्रिसमस से। तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को पीछे की एक सीट पे बिठाया, छोटी बेटी जो थी नियोमी उसको अगली सीट पे बिठाया, और माँ जो है वो अपने दोनों बेटों और बेटी को लेके क्रिसमस शॉपिंग के लिए निकली और ट्रक के साथ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया।
तो प्रेसिडेंट बाइडेन की बीवी की मौके पे ही डेथ हो गई और साथ ही उनकी 1 साला बेटी की भी। और दोनों बेटे जो हैं हंटर बाइडेन और बेरू बाइडेन वो शदीद जख्मी हो गए, छोटे थे उस वक्त। और एक अजीब सी सूरत हाल बनी और उसमें फिर ये पहली मरतबा सेनेटर मुंतखब हुए। अब देखें सियासत शुरू कहाँ से हुई प्रेसिडेंट बाइडेन की और एंड कहाँ हो रही है। जाहिर है कि जा रहे हैं सदारती, लेकिन ज़िंदगी कहाँ आदमी को कहाँ से कहाँ जो है कैसे अगर देखना हो तो प्रेसिडेंट बाइडेन। उसके बाद ये हुआ कि जिल बाइडेन से इनकी शादी हो गई, डॉक्टर जिल बाइडेन से। उनसे इनकी बेटी है एशले। फिर ये जो दोनों बेटे हैं इनको डॉक्टर जिल बाइडेन ने, जो सुतेली माँ थी, उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से पाला, बड़े हो गए बेटे। 2015 में जब ये नायब सदर थे तो इनका बेटा जो बड़ा बेटा था, यानी हंटर का बड़ा भाई बेओ बाइडेन, उसकी ब्रेन कैंसर से डेथ हो गई। ये उस वक्त नायब सदर थे अमेरिका के। बाइडेन प्रेसिडेंट ओबामा के नायब सदर थे जब इनके बड़े बेटे की भी डेथ हो गई। तो इनका एक ही बेटा, पहली इनकी बेगम से, तो उनको इन्होंने माफी का ऐलान कर दिया। उस पर इल्जामात जो थे वो ये थे हंटर बाइडेन पे, क्योंकि कैश पटेल जो है और बाकी जो लोग आ रहे हैं उन्होंने ये कई जगहों पे कहा था कि हम ये बाइडेन इंतजामिया के कई लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो लिस्टें बना रहे हैं तो उन लिस्टों में कहीं किसी ने इतला दी प्रेसिडेंट बाइडेन को कि आपके बेटे का नाम भी है। तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने फिर अपनी ज़िंदगी में एक असूल तोड़ा और उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए हंटर बाइडेन को माफ़ करने का पार्डन, प्रेसिडेंशियल पार्डन जो पार्डन होती है, एक तो टैक्स एवेजन और एक ये कि इल्लीगल असलहा उन्होंने गन्स खरीदनी थी। और 12 दिसंबर को और उसके 4 रोज़ बाद एक केस में जो गन्स का केस है उसमें 12 को सज़ा होनी थी और मतलब जूरी ने मुजरिम करार दे दिया था, और 12 को और 4 दिन बाद दिसंबर में ही इनको टैक्स एवेजन पे सज़ा होनी थी। तो ये जो है ये इन्होंने ऐलान कर दिया। अब इस सदारती माफ़ीनामे का सबसे ज़्यादा मजम्मत तो हुई है ट्रंप की तरफ से, मजाक उड़ाया गया कि भाई क्या है ये वो। लेकिन ट्रंप ने 2 दिन 48 घंटे पहले ही वो चार्ल्स कशनर को माफ़ किए, जैरेड कशनर के वालिद और अपने समधी को, उनको भी तो माफ़ी दी है ना, और वो फ्रांस में उनको सफ़ीर मुकर्रर किया। और प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, इस माफ़ी के बाद वो माफियों का दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं उन लोगों पे जिन्होंने 6 जनवरी को जो कैपिटल हिल पे 2021 में जिन्होंने अटैक किया था, वो तमाम के तमाम लोग, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं गालिबन सदर बनने के पहले या दूसरे दिन माफ़ीनामा देने जा रहे हैं उन तमाम लोगों को, जिनमें से कई जो हैं वो जेलों में, बहुत सारे लोगों को सजाएं हो गई थी, लंबी लंबी सजाएं हुई थी, सबको माफ़ करने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो है ये बड़ी एक अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स में ये बड़ी डिबेट है इस वक्त कि भाई क्या कैसे। लेकिन उसके साथ ही नई जो 2-4 पेचीदगियां हैं अभी, बड़ी बड़ी बहुत ही पेचीदा सिचुएशन जो है वो मैं आपको बताऊं। पहली बात तो ये कि मुत्तहिदा अरब अमारात को, यूएई को कौमी दिन मुबारक हो तमाम हम पाकिस्तानियों की तरफ से। बहुत बड़ी तादाद में हमारे पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं और बड़ी मोहब्बत है। ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, वीज़े नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, हमारे लोगों ने कम कसर छोड़ते हैं वहाँ जाके, पाबंदियाँ लग जाती हैं, फिर उठ जाती हैं, फिर लग जाती हैं, फिर तो वो ये चलता रहता है। लेकिन बड़े ज़बरदस्त उनके साथ ताल्लुक़, और उनको मुबारक, आज उनको कौमी दिन है और कौमी दिन है। और ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान, क्या बात, इनके जो पहले प्रेसिडेंट जिनको बाबा, ये बाबा कहते हैं वहाँ पे ना, बड़े बहुत कमाल शख्सियत, कहाँ से उन्होंने इन रियासतों को उठाया, जब इन्होंने आज़ादी हासिल हो कहाँ तक पहुँचाया और जनरेशन नेक्स्ट कहाँ तक लेके गई। जो एक तासुर था ना कि पता नहीं क्या होगा, ये
पहली जनरेशन ख़त्म होगी तो सऊदी अरब में क्या हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट जनरेशन आगे से आगे लेती चलेगी। तो सबसे जो अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो है ना, ये 2 दिसंबर 1971 को ये 6 रियासतें तो इकट्ठी हो गई थी, और इसमें जो है वो उम्रुल कुवैन, अजमान, दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये तो सारे फुजैरा, ये इकट्ठे हो गए थे। रासुल खैमा थोड़ा सा बाद में आया था। रासुल खैमा 1972 के फरवरी वगैरह में रासुल खैमा शामिल हो गया था। लेकिन 2 रियासतें ऐसी थी, पूरी कोशिश की उसको, जो मुख्तलिफ कबाइल थे, ज़ाहिर अभी भी वो कभी मुख्तलिफ कबाइल नहीं है, फैमिलीज़ हैं, लेकिन बड़ी कोशिश हुई कि 2 उसमें जो रियासतें हैं और शामिल हो जाएं, वो शामिल नहीं हो सकें, छोटे छोटे इश्यूज थे। वरना ये जो रियासतें हैं ये जो हैं, ये आप ये देखें कि ये होती 7 है ना, तो ये 9 होती। मुत्तहिदा अरब अमारात में कतर भी शामिल होने लगा था और बहरीन भी शामिल होने लगा था, लेकिन फिर कुछ वजूहात की बुनियाद पर शामिल नहीं। वो बहरहाल मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ मुबारकबाद के अलावा कि उनकी तकारीब में जो मेहमान खुसूसी हैं वो हैं सऊदी अरेबिया के वली अहद और वज़ीर आज़म, यानी MBZ एक तरफ है, MBS एक तरफ है, और दोनों ये जनरेशन नेक्स्ट है इन दोनों मुल्कों की, और कमाल की शख्सियत है। तो मोहम्मद बिन सुलेमान जो है वो खसूसी तौर पे वहाँ पे पहुँचे, बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ, और वहाँ पे जो तकारीब हो रही हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में, उसमें शिरकत की। और ज़ाहिर है कि सिर्फ जहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं और मुबारकबाद दी जा रही, वहाँ पर ख़ित्ते में जो बिगड़ गए अचानक हालात, किसी और कई एक तो पहले बिगड़े हुए थे, गज़ा में जो जारियत हो रही है, सऊदी अरेबिया तो, और सऊदी अरेबिया UAE और ये सारे मुल्क तो उसको बहुत ज़्यादा उसमें अभी भी कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे इस वक्त, तो फतह और हमास दोनों के डेलीगेशन कायरा में मौजूद हैं, और कोशिश हो रही है कि वही मैंने आपसे बात की थी कि ये 20 जनवरी से पहले सीज़ फायर चाहिए, ये लिंडसे ग्राम कह के गए हैं, और नेतन्याहू भी आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन वो मैं अभी उस इश्यू पे आता हूँ। तो ये जो है ये मुलाकात, लेकिन खित्ते में एक नया फड्डा पड़ गया, और नया फड्डा जो है वो पड़ा है शाम के अंदर। अच्छा, शाम जो है ये ज़हन में रखें कि सर्द जंग के दौरान शाम जो है वो, सीरिया जो है वो, उसका टिल्ट हमेशा सोवियत यूनियन की तरफ रहा है, हाफिजुल असद और सर टिल्ट। और सीरिया जो है वो उसकी एक दौर में पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात उसके अच्छे नहीं रहे, पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं रहे, क्योंकि जो हाफिजुल असद हैं वो भुट्टो साहब के बहुत करीब थे, भुट्टो साहब के बहुत करीब थे। और उसके बाद जब ये सारा हुआ सिलसिला, ज़िया-उल हक साहब से हाफिजुल असद साहब ने कई दफ़ा गुजारिश की, तो ज़िया-उल हक साहब नहीं माने। ज़ाहिर है कि उस वक्त जो भी हालात थे, कई अरब ममालिक की तरफ से बात हुई थी, लेकिन ज़िया-उल हक साहब ने बहरहाल भुट्टो साहब को फांसी देना मुनासिब समझा। तो हाफिजुल असद साहब फिर सीरिया चले गए थे, जो मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो। तो ये सारा सोवियत यूनियन, अफ़गानिस्तान, यहाँ पर जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था उसने फिर जो है वो टूवर्ड्स ये जो ग्रुप था, जिसमें यानी पाकिस्तान में भी जो लोग थे वो जो कम्युनिस्ट साइड पे थे, वो उस तरफ, तो सीरिया उसमें आगे था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सीरिया में अचानक जो है वो वहाँ पर वो हरकतुल हयातुश शाम जो है वो फाल हुई। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि वो ये सुन्नी ग्रुप्स हैं, लेकिन इन सुन्नी ग्रुप्स ने, और इसमें अनुसरा भी है, एक ग्रुप नुसरा भी है जो कि अलकायदा के साथ रही है। दाइश के बहुत ज़्यादा लोग इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन बहरहाल सुन्नी मिलिटेंट्स, एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं ना, तो वो इसमें शामिल हुए, दाइश में शामिल नहीं हुई। इन्होंने जनाब वो बशर उल असद का तख्ता उलटने के बाद वो तो सीरियन फ्री आर्मी और ये सारा खड़ा हुआ था, उस वक्त बहुत से मुल्कों ने सपोर्ट किया था बशर उल असद को। मैंने तो इस प्रोग्राम में पहले बात की कि मैं एक दफ़ा एक खलीजी रियासत में बैठा हुआ था, तो वहाँ एक साहब एंटर हुए,
उनके पीछे पीछे बहुत सारी सिक्योरिटी। मैंने कहा ये कौन है भाई? एक होटल में कौन? मैंने कहा ये कौन आदमी है? उन्होंने कहा ये सीरिया का प्रेसिडेंट है। मैंने कहा यार वहाँ बशार अल असद नहीं होगा? नहीं ये अभी अगले हफ्ते ही होगा। खैर वो पता नहीं किधर गया, दबड़दूज हो गया, उसको वो कोई बशार अल असद का दोस्त बुला के कहीं उसको खाना छाना खिलाया जा रहा था। बहरहाल ये ख़त्म हो गया वहाँ पे, ये जो तलखियाँ थी ख़त्म हुई। सबसे खूबसूरत अगर कोई मामला पिछले चंद सालों में मैंने एज अ पाकिस्तानी देखा है ना इस रीजन में, जहाँ ये बदकिस्मती के साथ गज़ा में जहरीत हो रही है और लेबनन में और ये सारा, लेकिन अगर कोई खूबसूरत वाक़या देखा है ना, अरब स्प्रिंग का नाकाम होना, उसके बाद तुर्की और मिस्र के ताल्लुकात बेहतर होना, खलीजी रियासतों के आपस में ताल्लुकात बेहतर होना, कतर के, बाकी रियासतों के, और ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर होना, ये एक इतनी खुशाइन बात है। और इसी दौरान जो है वो यहाँ से फ़ौजों का इनखला होना और पाकिस्तान में वो जो पेशगोइयाँ हो रही थी उस ज़माने में, रोज़ के पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा, ये अमेरिका ऐसे थोड़ी जाएगा यहाँ से, ओहो वो तो पता नहीं क्या करके जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ से रुखसत हुए और अपने तमाम अमरुल्लाह सालेह टाइप कैरेक्टर्स को, ठीक है ना, वो मुख्तलिफ जो कॉन्सुलेट्स खुले हुए थे यहाँ पे, उनके डब्बों में बंद करके वो पता नहीं किधर गए सारे के सारे। अब ये वहाँ के उनकी सरजमीन से मामलात हैं, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। हमारा बरादर मुल्क है, गलत फहमियाँ ज़ाहिर है पैदा होती हैं इतनी हमारे इलाकों में, हमारे अपने इलाके, आप उनको छोड़ दें अफ़गानिस्तान की सोयल से, हमारे अपने इलाके हमारे कंट्रोल। ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये जो जनरल राहीद शरीफ के दौर में हुआ है, और कैनी साहब थोड़ा सा हेजिडेंट थे, जाहिर है कि वहाँ करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। राहीद शरीफ साहब ने किया और फिर उसके बाद उसकी कंटिन्यूशन बाजवा साहब के दौर में भी हुई। तो कई इलाकों में तो रेट ख़त्म हो गई थी हमारी। फिर जो किया है हमने दहशत गर्दी के खिलाफ, हार्डकोर टेररिज्म ख़त्म हो गई। एनीवे, तो ये ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको कोई बात करूँ, सीरिया में क्या हुआ? तो सीरिया में ये हुआ कि वो बशार अल असद की तो खुदाफिज कह दिया था सबने। बशार अल असद की हमायत में आ गया 2015 में रशिया, और रशिया ने आके जो है उसके बाद फिर वो दुनिया तब्दील होनी शुरू हुई तेज़ी के साथ, और रशिया ने बशार अल असद को बचा लिया। बशार अल असद बच गए। फिर ग्रेजुअली विद पैसेज ऑफ टाइम बशार अल असद जो है उनकी फिर अरब लीग में भी वापस आ गए, फिर सऊदी अरेबिया के साथ भी, फिर यूएई के साथ भी, फिर इधर भी, फिर उधर भी। अब ये जो प्रॉक्सी उठी है, अब इस प्रॉक्सी के पीछे कौन है ये हर एक को पता है, लेकिन वो अब सामने तो कोई बात नहीं करेगा। लेकिन मसला ये है कि दो रहनुमाओं की मुलाकात की पूरी कोशिश हुई कि वो मिले आपस में, मिले भी साइड लाइन्स पे, लेकिन बशार अल असद को जाना चाहिए था टर्की, और ज़ाती तौर पे मुलाकात तैयब उर्दुगान से करनी चाहिए थी। प्रेसिडेंट उर्दुगान ने उनको दावत भी दी थी और कहा भी था कि मसाइल को हल करें, क्योंकि आपकी सरजमीन से ये जो पीके के दहशत गर्द हैं ये हमारे यहाँ अटैक करते हैं और बड़ी दहशत गर्दी होती है। बहरहाल अब जो होना सा हुआ, ये जनाब अंदर घुस गए, ये दाखिल हो गए, और ये इदलिब और ये और उधर जनाब जो अचानक आपको पता ना कहीं लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं। ऐसे कोई वाक़यात हो ना, मुस्लिम मुल्क आपस में लड़ पड़े तो कई जगहों पे लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं। देखो ये फिर लड़ाई शुरू हो गई है, फिर मार कुटाई, सर काटेंगे एक दूसरे का, ये करेंगे वो। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल में ये हुआ कि जो एक तो इसके दरमियान जो है हशद शाबी एक अलायंस हुआ था, जो इराक में एक अलायंस हुआ था। बहुत सारी उसमें तंजीमें शामिल हो गई थी, और उसमें मेरे ख्याल से 60-65 तंजीमें शामिल उसमें हैं। ये एक और अलायंस है, एक तो वो सीरिया में बना हुआ है ना, एक इराक में बना हुआ है। ये जो अलायंस है इराक वाला, ये जो अलायंस है ये हशद शाबी, इसमें खताइब हिजबुल्ला है, यानी वो हिजबुल्ला जो कि इराक में मौजूद है, वो हिजबुल्ला इसका हिस्सा है। हम कहते नहीं ना हिजबुल्ला, वो इराक वाली हिजबुल्ला ने अटैक किया, ये किया, वो इसका हिस्सा है। लेकिन इसमें सुन्नी तंजीमें भी हैं, और इसमें जो है वो इसको बाकायदा इराक ने आइन के तहत इस पूरे के पूरे अलायंस को
हशब शाबी को जब खाना जंगी वगैरह ख़त्म हुई तो उन्होंने फ़ौज का हिस्सा बना लिया। तो इसकी ब्रिगेड्स हैं, मतलब 2-3 ब्रिगेड्स ऐसी हैं जहाँ पे हिजबुल्लाह है, 2-3 ब्रिगेड्स ऐसी हैं जहाँ पे 4-5 हैं जो सुन्नी हैं, 4-5 ऐसे जो बिल्कुल, ये सारे रिपोर्ट करते हैं इराक के प्राइम मिनिस्टर को। अब उसकी 2-4 ब्रिगेड जो हैं जो कि बशार अल असद को सपोर्ट करती रही हैं, वो दाखिल हो गई जनाब सीरिया के अंदर कि इनकी हम फेंटी मारेंगे, सामने से दूसरी जो भी मलेशिया के पीछे जो भी है हम फेंटी मारेंगे दोबारा। वहाँ मलेशिया के टकराव होगा तो खाना जंगी फिर मामला। तो बड़ी ज़बरदस्त मूव ये हुई कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हैं वो पहले तो पहुँचे दमास्कस, उन्होंने मुलाकात की बशार अल असद से। अब ज़ाहिर है बशार अल असद के हामी, तो ईरान ने बड़ा सपोर्ट किया ना, ईरान और रशिया ने तो सपोर्ट किया बशार अल असद, तभी तो बचे, लेकिन फिर दोस्ती हो गई सबकी। और फिर उसके बाद वो टर्की पहुंचे और ज़बरदस्त उनके जो वज़ीर ख़ारिजा हैं टर्की के, उनसे मुलाकात की। यानी वज़ीर ख़ारिजा ईरान के पहले दमास्कस गए, दमास्कस से टर्की गए और टर्की ने ये कहा कि हम यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं सीरिया में। और इसी दौरान एक और काम हुआ, वो जो दरमियान में पीकेके थी, यानी वो जो कुर्द लोग थे जो वहाँ दहशत, वो वहाँ से भाग गए, वो भाग गए। ये जब रशिया ने बॉम्बिंग शुरू की ना, तो ताकि शायद ये दोबारा से कहीं आपस में कुछ होगा, उधर यरूशलेम में तल अवीव में कहीं लड्डू वड्डू खाने शुरू कर दिए थे लोगों ने कि ये आपस में, तो ये हुआ कि वो पीकेके वाले भाग गए बीच में से। वो जो मलेशियाज आई उन्होंने कहा 1 मिनट, ये पीकेके तो भाग गई, तो पीकेके भाग गई तो टर्की का इशू भी खत्म हो गया। साथ ही ये ध्यान में रहे कि 2023 में एक शख्सियत की मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग के साथ, और शी जिनपिंग, प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ जो मुलाकात हुई थी तो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, लेकिन जो सेकंड है यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सीरिया और चाइना के दरमियान साइन हो गई थी। चाइना और सीरिया के दरमियान प्रीमियर शी जिनपिंग और बशार अल असद की मीटिंग के दरमियान। और ये जो यहाँ पर मैं ये एग्जैक्ट उसके वर्ड्स कोट कर रहा हूं कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। आज चाइना का स्टेटमेंट आ गया, चाइना का स्टेटमेंट आ गया। रशिया को इधर इंगेज करने की कोशिश हो रही थी ना, चाइना का स्टेटमेंट आ गया कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में इशू है जो खड़ा हो रहा है, हम मुकम्मल तौर पे फ्रेंडली माहौल चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश जो हो रही है वो कामयाब नहीं होगी। शाम को चाइना का स्टेटमेंट आया। ये ध्यान में रखिए कि चाइना जो है वो रशिया के साथ है इस वक्त, और ये छोटे मोटे इधर उधर जो फितने फसाद हो रहे हैं कहीं, तो चाइना और रशिया अपने उस पूरे सिलसिले में जहाँ पर कहीं गड़बड़ की सूरत हाल होती है, कोशिश ये हो रही थी कि उधर से जो है वो एक मुल्क कुछ उधर चले जाएं, कुछ उधर चले। उधर ईरान के सदर ने अमीर कतर से बात की, अमीर कतर बरतानिया जा रहे हैं, शायद बहुत ज़बरदस्त उनका भी ताल्लुक हो रहा है। अच्छा, ये जब हुआ तो अमीर कतर से बात की ईरान के सदर ने भी। ईरान के सदर ने कल जो है वो तो बशार अल असद बात कर चुके यूएई के प्रेसिडेंट से, तो मुल्कों ने आपस में ये मामला तय किए। तो ईरान के जो सदर हैं उन्होंने अमीर कतर से बात की, उधर से चाइना का स्टेटमेंट आ गया कि हम तो स्टेबिलिटी चाहते हैं और ये डिस्टेबल। उधर से ईरान के जो वजीर खारजा हैं वो टर्की पहुंच गए, टर्की ने कहा हम भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो पीकेके वाले दौड़े, उन्होंने कहा 1 मिनट ठहर दो, ये हटो बचो, हटो बचो। वो पहाड़ वहाड़ छोड़ के भाग गए। इधर से ये हिजबुल्लाह की 2-3 ब्रिगेड्स दाखिल हो गए। इन्होंने कहा चाहिए जो भी मलेशिया है इसकी पेंटी लगाते हैं हम। वो आए हुए थे तो पीके के वो अब वो जबरदस्त हो गए। उम्मीद ये है कि इदलिब और ये जो सारा इलाका है ये साफ हो जाएगा, क्योंकि चाइना रशिया अरब ममालिक सारे इस वक्त कोई डिस्टेबलाइजेशन नहीं चाह रहा, क्योंकि इसका नेट फ़ायदा जो है वो नेट नुकसान, आप कहें नेट नुकसान इसका फ़लस्तीनियों को होगा और लेबनान को होगा। और ये बात ध्यान में रखें कि आज मैं सिर्फ 1 मिनट लेके वापस आता हूँ। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट दौरा, 2 इम्पॉर्टेंट दौरे हैं, उससे मैं मिस ना कर जाऊँ। एक तो मैंने जिक्र किया MBS जो है वो गए हैं यूएई। दूसरा प्रेसिडेंट मैक्रोन सऊदी अरब पहुंचे हैं 4 रोज़ के लिए, 3 या 4 रोज़ के लिए। प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है ये ज़हन में रखें कि लेबनान के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस वक्त फ्रांस कर रहा है,
और सऊदी अरेबिया जो है उसको 1926 में माना था। सबसे पहले जिन मुल्कों ने तस्लीम किया था उनमें फ्रांस था। बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं फ्रांस के, हालांकि ये फ्रेंच मैंडेट अलग था, ये अलग था, ब्रिटिश मैंडेट, लेकिन फ्रांस और सऊदी अरब के ताल्लुकात। प्रेसिडेंट मैक्रोन सऊदी अरब में है, उनके वजीर खारजा लेबनान में हैं, हमास की और फतह के लोग मौजूद हैं कायरो में। तो एक तो दौरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट मैक्रोन, MBS उधर, और साथ ही ये फॉरेन मिनिस्टर ने जो फेरा लगाया है ईरान के, और टर्की ने भी रोल प्ले किया, और चाइना ने बयान दे दिया है कि ये स्टेबिलिटी चाहिए, इसको रोको। ये जो जंग फैलने की कोशिश हो रही थी, मैं उम्मीद करता हूँ ये थमेगी कि चाइना आ गया। और एक दौरा और है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली का पहला दौरा चाइना का। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस कर लेते हैं। कर लें जी नाज़रीन, मैं मना किए, अब वक्फा लें और करें। जी नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। किसने? हुकूमत ने कहा, अरेंजमेंट ने। इनसे कुछ नहीं होगा, इनसे कुछ भी नहीं होगा। 1 साल रहे, 2 साल रहे, 5 साल रहे, 50 साल रहे, इनसे कुछ भी नहीं होगा। करना चाहें तो करें, ठीक है ना। जो ये दहशतगर्दी और बेचैनी और पॉलिटिकल टर्मोइल, ये तो जब तक आप मईशत, ये तो देखें शारिये ऊपर होना नीचे होना, ये जब तक आप कुआं साफ नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, लोग कैसे लाएंगे? करप्शन तो रूज पे है, करप्शन के बगैर तो काम नहीं हो रहे ना। चेहरे तो देखें आप जरा कई लोगों, कौन से लोग हैं इस अरेंजमेंट में? कई लोग बड़े अच्छे हैं और कई लोग तो प्रॉपर, तो उनकी मौजूदगी में कौन इन्वेस्ट करेगा आके? तो जो बाहर से इन्वेस्ट करे तो पहले इनको कमीशन। ये बाकी बातें अच्छी हैं, जैसे PIA की बात हो गई, बाकी और जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ करें, मगर इन्वेस्टमेंट ये लाके इनको, इनके हाथ में, ये अपने पहले इन्वेस्टमेंट यहाँ लाके कर दें ना, अपने पैसे लाके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें पहले। अपने नहीं पैसे ला रहे तो ये दूसरों से क्या इन्वेस्टमेंट करवाएंगे? हाँ, अपने लाएं, और अगर कोई तासुर ऐसा बनता है कि बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लोग कायल ये करने में कामयाब हो जाए तो वाह करेंगे हम, बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन ये है कि अभी तक तो वो बात तो नहीं बनी ना। एलीट तो कैप्चर, और वो तो पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं औरंगजेब साहब के ऊपर। अब देखिए वो किस तरह के बजट और इसको कैसे उन्होंने संभाला, तो हुआ है अभी तक काफ़ी हद तक। मिनी बजट नहीं आ रहा और ये नहीं आ रहा, तो देखते हैं वो कैसे संभाले। लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में तो आपको मुल्क को ठीक करना है ना। अच्छा, दूसरा जो दौरा है ना, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है, वो इस तरफ आप ये देखें कि वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली जो है वो चाइना पहुंचे हैं। अच्छा, लेकिन उसके साथ ही एक और अफसोसनाक वाकया हुआ है आज। अगरतला, पाकिस्तान में बड़ा इसका, हमारी जो तारीख है उसमें अगरतला का नाम जब भी आता है तो बड़ा दुख उसके साथ ही आता है। अगरतला साजिश केस और ये सर, अगरतला जो है ये त्रिपुरा का, त्रिपुरा वो 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, अगर हम उसका नक्शा देख सकें तो 7 सिस्टर स्टेट्स में अगरतला जो है वो सिस्टर स्टेट है जो कि बांग्लादेश के मशरिक में है, ठीक है। अगर नक्शे में देखें तो बांग्लादेश के मगरब में तो मगरबी बंगाल है, लेकिन बांग्लादेश के मशरिक में त्रिपुरा है, लैंडलॉक, और त्रिपुरा का जो दारुल हुकूमत है वो है अगरतला, ठीक है ना। नक्शे से क्लियर हो जाता है ना। अगरतला जो है वो असल में बांग्लादेश का मशरिक है, यूं समझ लें। बांग्लादेश का जो मगरब है वहां पे ममता बनर्जी वजीर आला, उन्होंने जनाब अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि आप अपनी पीस कीपर्स को बांग्लादेश भेजें, क्योंकि वहां पे जो हिंदू हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। बांग्लादेश की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया ममता बनर्जी के खिलाफ कि ये ममता बनर्जी जो है, इन्होंने जो बात की है, बांग्लादेश एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट मुल्क है, अगर आपको कोई मामला प्रॉब्लम है तो हमसे बात करें, या पीस की। और उन्होंने, ममता बनर्जी ने किससे कहा कि आप, उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की कि आप अक़वाम मुत्तहिदा से कहेंगे या पीस कीपर्स भेजें। लेकिन जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है वो अगरतला में पेश आया है। अच्छा, इसकी ये मामला आगे चलेगा, मैं यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा। अगरतला में जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है उस पर अटैक हुआ है, और बांग्लादेश के हाई कमीशन में अगरतला में जो
भारतीय बीजेपी के लोग ही थे, या आरएसएस के होंगे या कोई और होंगे, भारत की वजारत खारजा ने तो मजम्मत की है उसकी, वो अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने हाई कमीशन जो बांग्लादेश का है वहाँ पर बांग्लादेश के हाई कमीशन को तोड़ा फोड़ा भी और बांग्लादेश के परचम को आग लगा दी। अब इसके ऊपर जो है वो ये मामला तो बहुत अजीब सा है। तो बांग्लादेश ने इसके ऊपर शदीद एक तो मजम्मत की है ममता बनर्जी के बयान की, दूसरा ये कि अगरतला के अंदर बांग्लादेश के हाई कमीशन का परचम, बांग्लादेश का परचम जलाना, और हमारे बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात कितने कशीदा रहे हैं हसीना वाजिद के दौर में या बाकी अदवार में, या हमारे ताल्लुकात आप देखें अफगानिस्तान से जब से ये दहशतगर्दी और ये सारे मामलात हुए, लेकिन हमने यहाँ पे कभी बांग्लादेश का, मुझे नहीं आता था कि मैंने कभी परचम को जलते देखा हो या लोग बांग्लादेश के हाई कमीशन में घुस गए। जब से पाकिस्तान ने तस्लीम किया बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे, जो 71 का सानिया एक सानिया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम बांग्लादेश के यहाँ पे लोग हाई कमीशन के अंदर घुस जाएं, जाके आग लगा दें और परचम को उनके जला दें। नहीं, सारे हमारे जो उनसे सफारती ताल्लुकात हैं, कशीद की एक नफरत होती है ना, वो नहीं पैदा पाकिस्तान में हुई, बल्कि एक अफसोस का इजहार रहा कि काश ये उन्हें से खत्म ना होता। हमने अपनी गलतियों पे किताबें लिखी हैं, फखरी अंदाज में कोई किताब नहीं है, गलतियाँ कि ये काश ऐसे होता, काश ऐसे होता। कौमों की तारीखों में चीज़ें हो जाती हैं। अब बांग्लादेश के अंदर देखें ना, माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। वो पाकिस्तान, इंतहाई पाकिस्तान फ्रेंडली, उनकी जो शिपिंग लेन शुरू हो गई हैं और आगे जाके इंशाल्लाह ताल्लुकात और बेहतर होंगे। अब वहाँ ये आप देखें, अच्छा हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुक जैसे भी हों, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान का परचम क्यों चलाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा एक ज़माने में एंटी अमेरिकनिज्म था, तो उस वक्त अमेरिका के परचम जल जाते हैं। वो कभी हमारे यहाँ जो प्रो अमेरिका बहुत ज़्यादा शख्सियत आती हैं तो खुद ही अमेरिका को भी आंख मार के खुद ही यहाँ परचम जलवा देते हैं। ये भी तो होता रहे ना। हमारे इसराइल के परचम जलते हैं और लोग बड़े गुस्से में शदीद, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वो पब्लिक पर जलाती है। लेकिन इंडिया में बांग्लादेश का परचम जला देना, अब इसके ऊपर जो है ना ये मामला ख़राब होगा। ये मैं आपको बताऊँ, ये आज जिस तरह से उनका डेली स्टार रिपोर्ट कर रहा है कि 36 स्लाइड में दिखाऊँ, ढाका स्लैम्स heinous अटैक ऑन इट्स अगरतला मिशन, ढाका ट्रिब्यून, ढाका ब्रशेज ऑफ ममता बनर्जीज यूएन पीस कीपिंग स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद ढाका ट्रिब्यून कह रहा है बांग्लादेश कॉल्स फॉर थॉरो इन्वेस्टिगेशन इनटू अटैक इनटू अगरतला मिशन। अब ये जो अटैक हो रहा है, अच्छा इंडिया टुडे 35 ममता बनर्जी कॉल फॉर यूएन पीस कीपर्स इन बांग्लादेश मिड एंटी हिंदू वायलेंस। एंटी हिंदू वायलेंस क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। मतलब बांग्लादेश में को भी देखना चाहिए कि भाई हिंदू वहाँ पर ये क्यों हो रहा है इस तरह से, ये क्यों तासुर है कि नहीं। लेकिन वो, अच्छा मैं इसको क्लियर करूँ, बांग्लादेश में इसकी बात की मैंने वहाँ, वो कहते हैं जी जो लोग बांग्लादेश, जो यहाँ पे हिंदू हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो जाना चाहते हैं तो जाएं। इंडिया जो है वो, अब देखें हम तो गुजारिश कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि भाई आपके जो वहाँ पे हिंदू जो आना चाहते हैं तो आप उनको इंडिया में क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं। वो हिंदू फंस गए बेचारे कह रहा हूं मैं, वो हिंदू बीच में फंस गए ना, उनको इंडिया ले रहा है। मतलब इंडिया ने उठा लिया है हसीना वाजिद को, हिंदू फंस गए बीच में। वो भाई अब उन जो हिंदू हैं उनको तो आने देना। वो जो इन्होंने बनाया था पता नहीं कौन सा आर्टिकल 370, किसको पता नहीं नेशनलिटी देंगे क्या देंगे, वो पता नहीं क्या जो रौला पड़ा हुआ है अभी तक। वो बांग्लादेश, वो हिंदू उधर फंसे, हिंदू उधर बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम बांग्लादेश छोड़ना। इधर बीजेपी के होते हैं उनको जगह देते हैं, 1000 होंगे 1200 जितने भी हैं उनको अलाउ कर दें ताकि इशू खत्म हो। नहीं, एक तो उसमें फिर ये हुआ है कि वो अटैक कर दिया जाके वहां पे। ये होता है ना जब आपके बिल्कुल एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म का एक जहन हो ना कि वो ईगो इशू और आगे इशू और ये, बहरहाल तो ये ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए इनके। और वहां पर अगर कोई हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है हिंदू बरादरी के साथ, तो वो उसको देखना चाहिए बांग्लादेश को। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप जाके अगरतला में बांग्लादेश के हाई कमीशन को आग लगा दें। ये बड़ा बेहुदा एक हरकत हुई है। दूसरा ये है कि ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए जनाब। पहला दौरा हमेशा वो इंडिया का करते थे, अब वो पहुंच गए। अब ये हर मुल्क के लिए इस वक्त देखें ना, ये सीरिया की सिचुएशन जो मैंने बताई है आपको अभी तक फ्लूइड है, क्योंकि चाइना का स्टेटमेंट आया है, रशिया उधर से चाइना के साथ है, नॉर्थ कोरिया यहाँ बैठा है। अच्छा
ये जो जर्मन चांसलर है, एक मैं मिनट लूंगा सिर्फ, जो जर्मन चांसलर हैं वो यूक्रेन में हैं। जर्मन चांसलर यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने यूक्रेन का दौरा नहीं किया आज तक, और 2.5 साल तक वो जर्मन चांसलर यूक्रेन नहीं गए, आज वो यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। लेकिन जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चाइना में, और चाइना में अब ये हो क्या रहा है, उन्होंने चाइना में जाके और उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर फिर कोई मुआहदा साइन हुआ है वहाँ पे। तो ये जो है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ही लफ्ज़ मैंने कहीं पढ़ा है, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ही है। और वो जो है वो जर्मन, अगर हम दिखा सकें जल्दी से, हमारी टीम उसको देखे कि ग्लोबल टाइम्स ने या चाइना डेली ने या किसी ने, ये 30th CGTN, ये मैं पढ़ रहा था, CGTN 30th 7th राउंड ऑफ चाइना जर्मनी स्ट्रेटेजिक डायलॉग। अच्छा, तो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर चाइना में स्ट्रेटेजिक डायलॉग साइन कर रही हैं, ये हो क्या रहा है? जर्मन चांसलर जो हैं वो थोड़ा यूक्रेन में इसलिए है कि वो एक स्नैप इलेक्शन से आ गया था, जब मैक्रों स्ट्रांग हो गए दोबारा, मैक्रों के नीचे लिपेन के पार्टी वार्टी नीचे पार्लियामेंट में उनका फड्डा हो गया आपस में, राइट विंगर्स और वो जो लेफ्ट विंगर, वो फड्डा वड्डा हो गया, प्राइम मिनिस्टर लड़ रहा है लिपेन के साथ, ये वो फड्डे वड्डे हो रहे हैं। तो मैक्रों थोड़ा सुकून से सऊदी अरेबिया का इधर का दौरा करें, स्टिल ही इज कॉलिंग शॉट्स। वो नीचे वज़ीर आज़म का नाम भी नहीं किसी को पता, वो डोमेस्टिक उन्हें लगा दिए इधर जाओ ही, मतलब वो जो ग्लोबल लेवल पे मैक्रों को ही जानते हैं कि वज़ीर आज़म को इतना कोई, वो आपस में लड़ पड़े हैं बजट के ऊपर, तो मैक्रों ज़रा स्ट्रॉन्ग हो गए। इंडिया ने मजम्मत की है इसकी कि ये डीपली रिग्रेटेबल है अगरतला के अंदर, और मेरा ख्याल है कि ये इससे ताल्लुकात, ये कशीदा ऑलरेडी कशीदा इसलिए कि ममता बनर्जी, ये अच्छे होने चाहिए, इंडिया के ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ अच्छे होने चाहिए। हिंदू जो वहाँ पे लोग हैं दरमियान में, उनको इधर ले लें, उनसे बात करें। एक सेंटिमेंट है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है बांग्लादेश में, वो अरसा लगेगा। अब देखो हसीना वाजिद भी इधर है, तो ये साथ, तो ये अब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। तो ये दरमियान में जो है वो ज़ेलेंस्की, अभी तो बाइडेन जामिया की तरफ से रोज़ आ रही है ना खबर, और ये जहन में रखें कि जो आज तो यही हुआ ना कि यूक्रेन से तो यही खबर आई कि भाई जर्मन वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और जर्मनी पहुँचा है। अगर जर्मन चांसलर यूक्रेन में है, चाइना के यूक्रेन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। चाइना भी ये जो फार्मूला ज़ेलेंस्की ने दिया है ना कि जो जहाँ है वहीं रहे और हम नेटो अम्ब्रेला के अंडर आ जाएं और 4 मुल्क यहाँ पर आ जाएं, ये असल में चाइना का फार्मूला था कि भाई जो जहाँ है, और 1 साल 1.5 साल पहले चाइना ने कहा था कि जो जहाँ है इधर रुक के और हल करवा लें। लेकिन यहाँ पर वो जो नेटो के फौज होगा या नेटो ममालिक की फौज होगा ना, वो तो फिर रशिया इसको एक्सप्लेट करेगा। रशिया ने फिर एक बार दोबारा जो है मुकम्मल अपना जो वजन था वो बशारुल असद के पलड़ में डाला है, और साथ ही चाइना ने भी डाल दिया है, और साथ ही अरब ममालिक इसमें, ना टर्की है ना अरब ममालिक है, वो बशारुल असद ने अरब ममालिक से रब्ता किया है, अमीर कतर से किया है, यूएई के सदर से किया है, MBS तो लेकर आए थे ना, मोहम्मद बिन सऊदी अरब तो लेकर आया था बशारुल असद को अरब लीग में। तो ये सारे मामलात अपनी जगह। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सिर्फ, अच्छा हुतीज़ आखिर में चलते एक खबर के बगैर तो काम नहीं बनेगा। एक जहाज़, एक कैरियर और 3 जहाज़ों पे हुतीज़ ने फिर मिसाइल दाग दी, ठीक है ना। और ये जो है ये उन्होंने फिर मिसाइल दाग दी हैं, और वो उधर से सेंटकॉम का एक स्टेटमेंट आया है, ठीक है, अगर हम दिखा सकें। सेंटकॉम वाले कह रहे हैं भाई हमने इसको नाकामा ना दिए, ये सेंटकॉम का स्टेटमेंट है। हुतीज अटैक ऑन US नेवी एंड US फ्लैग शिप्स इन गल्फ ऑफ एडन, लेकिन हुतीज कह रहे हैं कि जहाज हमने हिट किए हैं। हुतीज ने एक मिसाइल उठा के फिर तल अवीव पे मार दिए, और एक जफा के इलाके में मार दिए दोबारा। वो ज़रा सा उधर से कोई इशू होता है ना, तो ये हुतीज अपनी जगह, लेकिन हिजबुल्ला और उनको तो नुकसान पहुँचा है ना, यहाँ नहीं इनको हुतीज को नुकसान पहुँचा। तो इन्होंने 4 शिप्स को अटैक किया है गल्फ ऑफ एडन में, एक मिसाइल मारा है। इसराइल कह रहा है कि जो तल अवीव पे आया था उसको हमने गिरा दिया है, वो कह रहे हैं नहीं गिराया, तल अवीव हिट हुआ है और जैफा हिट हुआ है। वो कह रहे हैं कि नहीं, रोकने में कामयाब हो गए, कोई बात ही नहीं थी, मगर सैंडकॉम का एलामिया आ गया कि 4 अटैक्स हुए हैं हुतीज की तरफ से। तो इतनी टर्माइल सूरत हाल में यहाँ हम कर क्या रहे हैं?
पाकिस्तान में, और ये है कि इसको अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं होगी और पॉलिटिकल विच हंटिंग होगी जो कि अभी हो रही है इस वक्त, अक्रॉस द बोर्ड करें सारी और मुल्क को ठीक करें और आगे लेके चलें, सारे बैठे हैं आपस में, नेक्स्ट नेशनल प्लान की तरह दोबारा बैठ जाए ना, सारी सियासी जमातें और स्टेक होल्डर बैठें, उसमें जो चीज़ ऊपर नहीं, अब सब आपस में बैठे होंगे तो क्या कहेंगे, करप्शन छोड़ दो मेरी, उसकी करप्शन छोड़ दो, तो ऐसा कोई फार्मूला बनेगा ना जिसके नतीजे में आगे चलेगा मुल्क। ये नवाज शरीफ सबके अगेंस्ट भी होती रही विच हंटिंग, पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट भी होती रही, तो ये है कि वो लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आएगी जब ये आप सबको लेके आगे जी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों बिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।